तो आज हम राष्ट्रपति के चुनाव की चर्चा करेंगे। कल हम आपको बता चुके थे कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से लोग भाग लेंगे और कौन कौन से लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी नहीं सुनिश्चित करेंगे। हमने यह भी बताया था कि एकल संक्रमणी पद्धति क्या है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति क्या है, और इसके बाद अप्रत्यक्ष निर्वाचन का तर्क भी प्रस्तुत किया था। तो इस प्रकार विधानमंडल या निर्वाचक मंडल में सारी जो लोग शामिल नहीं होंगे, संसद के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, विधान परिषदों के सदस्य तथा सिक्किम विधानसभा के सदस्य। साथ साथ यह भी तय पाया गया था कि अगर निर्वाचक मंडल रिक्त होगा तो ही चुनाव होगा, भंग विधानसभा की स्थिति में भी चुनाव होगा। ऐसा 1974 में हुआ था। और निर्वाचक मंडल में जो भागीदार होंगे उनकी भी चर्चा हम कर चुके थे। तो अब हम राष्ट्रपति के चुनाव को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें पहला देखा जाएगा कि मत मूल्य निकालने की रीति क्या है। संविधान के अनुसार जहाँ तक संभव हो सकेगा राष्ट्रपति के चुनाव में विभिन्न राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इसी तरह जहाँ तक संभव हो सकेगा संसद के सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के वोटों में समानता होगी। साधारणतः निर्वाचक मंडल के सदस्यों को एक एक मत का अधिकार देकर समरूपता लाई जा सकती है, परंतु ऐसा इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि विभिन्न राज्यों की आबादी तथा विधानमंडल के सदस्यों का अनुपात अलग अलग है। अतः हमारे संविधान में मतों की संख्या ज्ञात करने के लिए एक मौलिक व्यवस्था की गई। पहले राज्य की सारी जनसंख्या को विधानसभा में कुल चुने हुए सदस्यों की संख्या से भाग देते हैं, फिर उस भागफल को 1000 से विभाजित करते हैं। प्राप्त संख्या विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य होती है। इसे लिखित रूप में हम सूत्रबद्ध करेंगे। राज्य की विधानसभाओं के एक सदस्य का मत मूल्य बराबर राज्य की कुल जनसंख्या बटे विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या। विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या भागे 1000। अब आप देखें, मान लीजिए किसी समय राष्ट्रपति के चुनाव में किसी राज्य की जनसंख्या 1,35,00,000, इसके बाद 51,060 है और कुल निर्वाचित विधानसभा के सदस्यों की संख्या 117 है। आगे फिर से 1000 से भाग देना है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर 115 फलन आता है, लेकिन गणना करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि शेषफल भी आपका 821 आ रहा है। तो एक नियम यह है कि अगर यह शेषफल 500 से ऊपर होगा तो फलन में 1 जोड़ दिया जाएगा, और अगर 500 से नीचे है तो वही जिटिज रहने दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि 115 आपका भागफल आ रहा है, 821 शेष आ रहा है, तो इसमें 1 जोड़ दिया जाएगा, यानी कि कुल मत मूल्य हो जाएगा 116 एक विधानसभा के सदस्य का। मान लो ये उत्तराखंड का है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि उत्तराखंड के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य कितना हुआ, 116। इसी तरह अन्य राज्यों की विधानसभाओं के मत मूल्य निकाले जाते हैं
और सबके बाद सारी विधानसभाओं के मतों के मूल्य को जोड़ दिया जाता है। अब अगर आप देखें कि कुल राज्यों का कुल मूल्य यदि गणना के पश्चात पाँच लाख उनतालीस हजार, इसके बाद 5,39,587 निकलता है। यह कुल विधानसभाओं के सदस्यों का मत मूल्य है। पहले आपने एक एक राज्य निकाला और फिर जैसे उत्तराखंड में आपने देखा कि एक सदस्य का मत मूल्य 116 हुआ, कुल 117 सदस्य हैं तो 117 से गुणा आपने कर दिया बराबर जो। इसी तरह यूपी का, उड़ीसा का सबको आपने निकाला और सब जोड़ करके मत मूल्य हुआ विधानसभा के सदस्यों का 5,39,587। अब संसद के सदस्यों का मत मूल्य आपको निकालना है, तो यहाँ पे कुल विधानसभाओं के समस्त मत मूल्य में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग दे दी जाती है। तो अब देखें, संसद के, राज्यसभा लोकसभा दोनों, संसद के प्रत्येक सदस्य जो निर्वाचित हैं का मत मूल्य बराबर विधानसभाओं के कुल मत मूल्य, टोटल विधानसभाओं के कुल मत मूल्य बटे निर्वाचित संसद सदस्य लोकसभा धन राज्यसभा। अब यह मान लीजिए राज्यसभा लोकसभा तत्समय 776 हैं और ये आपका हो रहा है 5,39,587। जैसे मान लो 543 लोकसभा के हैं और 233 राज्यसभा के हैं तत्समय। 543 धन 233। अलग बात है यहाँ 250 सदस्य होते हैं तो मनोनीत वाले तो कंसीडर नहीं किए जाएंगे, 12 मनोनीत होते हैं, 229 ही गणना में होंगे, 238 में 233 लोग हैं। तो यह भाग देने पे जो गणना मूल्य आएगा वो होगा 708। अब यह एक संसद सदस्य का मत मूल्य है। अब 776 का गुणा करेंगे तो दोनों आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5,49,408। 5,49,408 ये तो कुल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा लोकसभा का मत मूल्य हुआ। और विधानसभाओं का कितना हुआ था? 5,39,000 और इसके बाद 587। आप दोनों जोड़ दें तो जब आप दोनों जोड़ देंगे तो 10,98,000 5,49,000 था। चलो गणना में वैसे न जाएं आप।
5,49,000 ऊपर सही कर लीजिएगा, 5,49,587, 5,04,08। अब यह आपका हो गया 10,98,000, 10,98,000 और इसके बाद 995। गणना में आप केवल समझने में विश्वास करें, गणना थोड़ी मोड़ी इधर उधर चलती है, तो आप समझें कि यह आपका निर्वाचक मंडल के कुल सदस्यों का मत मूल्य हो। निर्वाचक मंडल के कुल सदस्यों का मत मूल्य आपका हो गया ये 10,98,995। यही निर्वाचक मंडल के सदस्यों का कुल मत मूल्य है। तो आप मत मूल्य निकालना सीख चुके हैं। विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य कैसे निकाला जाएगा? जो उस राज्य की जनसंख्या होगी उसमें निर्वाचित सदस्य, जैसे उत्तराखंड में 70 विधानसभा है और मान लीजिए 67 पे ही चुनाव हुआ है, तो भाग 67 से ही दिया जाएगा। तो जो भागफल आएगा उसमें 1,000 से भाग दिया जाएगा और उसमें यह देखा जाएगा कि भागफल जितना आया है वह तो पूरा लिया जाएगा। अगर शेषफल 500 से ऊपर है तो एक जोड़ दिया जाएगा और शेषफल 500 से नीचे है तो उतना ही रहने दिया जाएगा। अब मान लीजिए उत्तराखंड के एक सदस्य का मत मूल्य 100 हुआ और शेषफल मान लो 500 से ऊपर रहा तो 101 हो गया। 67 निर्वाचित हैं तो 101 गुणे 67 ऐसे अन्य राज्यों का कर दिया जाएगा और सबको इकट्ठा जोड़ लिया जाएगा और फिर उसमें निर्वाचित संसद सदस्यों की संख्या से भाग दिया जाएगा। तो जो मत मूल्य आएगा, जो भागफल आएगा उसमें निर्वाचित संसद सदस्यों से जोड़ दिया जाएगा। मान लीजिए निर्वाचित संसद सदस्य 750 हैं और एक का मत मूल्य आ रहा है 720, तो 720 में 750 से भाग दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से संसद सदस्यों का मत मूल्य निकल जाएगा और फिर कुल विधानसभाओं का मत मूल्य और संसद सदस्य के सदस्यों का मत मूल्य आपस में जोड़ दिया जाएगा। मोटा मोटी आपका वह यह है। अब आगे की कहानी शुरू हो। अब आप जान लें कि निर्वाचित मत मूल्य आपके कितने हुए कुल विधानसभाओं के और संसद सदस्य के। अब अगला स्टेप होता नामांकन का। तो चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद निश्चित तिथि पर प्रत्याशियों द्वारा नामांकन कराया जाता है, जो भारत के निर्वाचन आयोग के दफ्तर में होगा। 1997 की नई व्यवस्था के अनुसार नामांकन का प्रस्ताव 50 सदस्यों द्वारा अनुमोदित होना चाहिए और लिखित रूप में 50 सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए। इसका सीधा सा अर्थ यह हुआ कि इसे हल्के में न लिया जाए, किलोल करने के लिए या इंटरेस्ट करने के लिए या इसको हल्के मूड मज़ा के लिए कोई राष्ट्रपति का प्रत्याशी नहीं। गंभीर लोग ही राष्ट्रपति के चुनाव में 50 सदस्यों का समर्थन और 50 सदस्यों का अनुमोदन, यह थोड़ा सा टिपिकल काम होगा। हालांकि नामांकन की जमानत राशि बड़ी कम रखी गई है, 15,000 रुपये, और यदि कोई मतदाता 1/6 से कम मत पाता है तो वह जमानत राशि जब्त हो जाएगी। तो पैसा तो बड़ा मुद्दा नहीं रहा, लेकिन एक मुद्दा बड़ा है कि 50 संसद सदस्यों का समर्थन और अनुमोदन मुश्किल काम है। उद्देश्य यह रखा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में गंभीर लोग ही भागीदार बने। अब मतों की गणना का जो तरीका होगा, यहाँ से आईएएस की मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। मतों की गणना का तरीका हम सरल तरीके से बताते हैं। हम पहले बताएं मैथ हमारी थोड़ी वीक है, फिर भी हम प्रयास करते हैं। मत गणना की रीत
अब ऐसा भी नहीं कि काम भर की नहीं आती है, थोड़ा सा टाइम लगता है। मतगणना की रीति या तरीका, माना कुल मत मूल्य कुल वैध मत मूल्य बराबर 100। अब न्यूनतम कोटा निकाला जाएगा। आपको पहले बताया जा चुका है 50% धन 1, यानी कि राष्ट्रपति पद के लिए वही निर्वाचित माना जाएगा जो आधे से 1 मत ज्यादा पाए। यहां फर्स्ट पार्ट दी पोस्ट सिस्टम नहीं चलेगा, यानी कि ये कल हम आपको बता चुके हैं, भारत का राष्ट्रपति यूनिटी का प्रतीक होता है, वो देश का मुखिया होता है, वह देश का प्रथम पुरुष होता है, वह किसी दलीय राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं होता है। तो इसलिए न्यूनतम कोटा तय किया गया है। कल हमने मैथमेटिकली बताया था कि 0.5 से ऊपर 1 माना जाता है। मीन I2 से वह यूनिटी का प्रतीक है, 1 का प्रतीक है। अब निश्चित तौर पे तय हुआ कि 51 मत पाया उम्मीदवार ही जीतेगा। पाया उम्मीदवार ही विजयी होगा। अगर कोई उम्मीदवार 49 पाता है, भले वो सबसे ज्यादा हो, लेकिन उसे विजयी नहीं माना जाएगा। अब मतगणना शुरू होगी। मान लो 4 उम्मीदवार हैं, A, B, C और D। अब प्रथम चक्र की मतगणना शुरू होगी। मान लो प्रथम चक्र की मतगणना में कोई उम्मीदवार A 52 पाता है, B 28 पाता है, यह 15 पाता है, यह 5 पाता है। तो अब तो स्वाभाविक सी बात हो गई कि ये निर्वाचित हो गया। अब मान लीजिए प्रथम चक्र की गणना में यह स्थिति नहीं आती, बल्कि 48, 32, 15, 5 आता है। 48, 32, 15, 5। अब तो कोई निर्वाचित नहीं हुआ। तो अब क्या शुरू होगा? अब द्वितीय चक्र की गणना शुरू होगी। द्वितीय चक्र की गणना में जो खास बात होगी कि प्रथम चक्र की गणना में जो उम्मीदवार सबसे कम मत पाया होगा उसे गणना में शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन उसकी द्वितीय वरीयता के मतों को अन्यों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब ट्रांसफर की रीति आप देखें, कोई निर्वाचित नहीं है, द्वितीय चक्र की गणना शुरू हो रही है। ये उम्मीदवार 48 पाया है, सामान्यतः यही सबसे ज़्यादा है, 32 है, 15 है, 5 है। तो फर्स्ट पार्ट दी पोस्ट सिस्टम के तहत ये निर्वाचित हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो न्यूनतम कोटा यानी कि आधे से अधिक मत पाए उम्मीदवार ही विजयी होगा। तो द्वितीय चक्र की गणना, अब द्वितीय चक्र की गणना में डी को शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन डी के जो द्वितीय वरीयता के मत हैं उनको इनमें जोड़ दिया जाएगा। इसके लिए आप देखें डी के मत को, देखिए 5 मतदाता ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि अगर राष्ट्रपति कोई हो तो डी हो। तो डी के मतपत्र आप निकालें
ए बी सी डी। दूसरा मतपत्र देखें। ए बी सी डी, ए बी सी डी। ए बी सी डी। ए बी सी डी। ए बी सी डी, ये डी के मतपत्र हैं, जिसमें पांचों लोग, इसके 5 लोगों ने वोट दिया है। डी के ये 5 लोग चाहते हैं कि अगर कोई राष्ट्रपति हो तो डी हो, यहां कोई भ्रम नहीं है। अब ये तो जुड़ेगा नहीं, क्योंकि ये डी का मत है। 5 लोग चाहते हैं कि अगर कोई राष्ट्रपति हो तो डी हो। अब अन्यों को आप देखिए। दो 234 2 3 4 2 4 3 3 2 4 4 3 2। तो मतलब ये हुआ कि 4 लोग, 5 लोग ये चाहते हैं कि अगर राष्ट्रपति कोई हो तो डी हो। अब बाकी आप देखें, लेकिन ये पहला मतदाता है जो कहीं का भी, उड़ीसा का हो, उत्तराखंड का हो, ये चाहता है कि अगर डी न हो तो ए हो। इसी तरीके से दूसरा मतदाता जो कहीं का भी हो सकता है, दिल्ली का हो सकता है कि डी न हो तो ये हो। ऐसे तीसरा मतदाता कहता है कि अगर डी राष्ट्रपति न हो तो बी हो। और चौथा मतदाता कहता है डी न हो तो ए हो, डी न हो तो सी हो। और 5वां कहता कि डी न हो तो 2 हो। तो 3 मत तो किसके संदर्भ पक्ष में जाएंगे? ए की। ये कितना पाया? 48। तो 48 धन 3 यानी कि बराबर हो गया 51। अब बाकी बी में एक मतदाता आपका बी के पक्ष में है तो एक मत बी में जोड़ दीजिए। एक मतदाता आपके सी के पक्ष में है तो एक उसमें जोड़ दीजिए। डी तो गणना से बाहर ही है। तो इस तरीके से देखें कि द्वितीय चक्र की गणना में 51 मत ए को मिल चुका है और वही विजयी है। यानी कि पहले चक्र की गणना में जो ज़्यादा मत पाया होगा अधिकतम अंतर के साथ, तो विजयी होने की संभावना उसी की रहेगी। अब फर्ज करो कि द्वितीय चक्र में भी राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं होता है, तो तृतीय चक्र की गणना शुरू होगी, जहां
द्वितीय चक्र की गणना में जो उम्मीदवार सबसे कम मत पाया होगा उसको गणना से बाहर किया जाएगा और उसकी तृतीय वरीयता के मत को अन्यों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। हालांकि ऐसी स्थितियाँ आज तक नहीं आई हैं। एक बार के अलावा आमतौर पे ऐसी व्यवस्था, ऐसी परिस्थिति होती है कि प्रथम चक्र की गणना में ही चुनाव हो जाता है, तो ये आपके मतगणना की रीति है। इसी तरीके से मतगणना होगी। तो निश्चित दिन और निश्चित अवधि में निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में मतों की गणना की जाती है, जहाँ पहले अवैध मतों को निरस्त कर दिया जाता है, वैध मतों का मत मूल्य निकाला जाता है, न्यूनतम कोटा ज्ञात किया जाता है। मतगणना का प्रथम चक्र शुरू होता है। सामान्य तौर पर उसी पर मतगणना फाइनल हो जाती है। कभी कभी अनपेक्षित स्थिति आने पे द्वितीय चक्र की या तृतीय चक्र की बात है, मोस्टली ऐसा होता नहीं है। तो इस तरीके से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और एक बार बीबी गिरी के समय को छोड़ करके ऐसी कभी स्थिति नहीं आई कि जहाँ पे द्वितीय चक्र की गणना की जरूरत पड़ी हो। तृतीय की तो बात ही छोड़ दीजिए। यह क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया है। हम क्वेश्चन मुख्य परीक्षा में आपको लिखा भी देंगे। अब आगे आप देखें, राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली में कुछ दोष भी हैं। अब आप देखें राष्ट्रपति निर्वाचन प्रणाली के दोष, क्या कमियां हैं, शॉर्ट कमिंग, डिमेरिट्स क्या हैं। तो पहला तो विरोधी यह कहते हैं कि यह प्रजातंत्रात्मक रीति है। अब अप्रजातंत्रात्मक रीति क्यों है? तो यहाँ कहा गया कि संघीय विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी नहीं मिलती है और भारतीय जनता इसमें सीधी भागीदारी नहीं बनती। तो इसका हम स्पष्टीकरण दे चुके हैं। विरोधी तो आलोचना तो किसी भी चीज़ की हो सकती है। अप्रत्यक्ष क्यों नहीं कराया गया बता ही चुके हैं। संघीय विधानसभा जो संघ का प्रतीक है, राष्ट्रपति भी संघ का प्रतीक है, तो निर्वाचन में अगर नहीं भागीदारी दी जा रही तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क उससे पड़ने वाला नहीं है। फिर भी एक मुद्दा है। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली काफ़ी कठिन है, जिसे समझना आसान नहीं है, खासकर आज के परिवेश में जिस बौद्धिक स्तर के लोग सदन में पहुंच रहे हैं उनसे तो कतई नहीं। शायद इसी कारण 1982 के चुनाव में 1982 में कौन राष्ट्रपति हुए? डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह। ये सब याद होना चाहिए। ज्ञानी जैल सिंह के चुनाव में 22,410 मत, 1987 में आर वेंकट रमन जी हुए सबसे ज़्यादा उम्रदराज राष्ट्रपति, तो यहाँ पे 13,907, और 1992 के चुनाव में जब आपके शंकर दयाल जी राष्ट्रपति हुए तो 17,199 अवैध मत पाए गए। अगली बात, राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली काफ़ी अस्पष्ट भी है। यदि किसी उम्मीदवार ने अपनी दूसरी पसंद अंकित न की हो तो क्या होगा? संविधान इस पर कुछ नहीं कहता है। और प्रथम चक्र की गणना में सबसे कम मत पाए उम्मीदवार अगर 2 हो और बराबर मत मिला हो तो किसे बाहर किया जाएगा? तो इस पर भी संविधान कुछ नहीं कहता। देखें, संविधान हर मुद्दे पर, हर बात पर कुछ कह नहीं सकता। हमारे संविधान निर्माता दूरंदेशी थे, दूर की सोचते थे, मानते थे कि ऐसी स्थितियाँ सामान्य तौर पर आएंगी ही नहीं। हम इतना नेगेटिव मान के नहीं चलते हैं। जैसे कहते हैं संविधान में विवेक परिभाषित नहीं किया गया, तो विवेक परिभाषित करने की विषय वस्तु ही नहीं, वो संभव नहीं है। इस नाते इन चीज़ों को लेकर के शायद हमारे संविधान निर्माताओं ने यह सोचा हो
कि ऐसी संभावनाएं नहीं आएंगी। अगली बात, यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति भी नहीं है, क्योंकि अनुपात की बात तब आती है जब चर दो हों या चुनाव दो पदों के लिए हो रहा हो। यहाँ पे तो एक ही पद के लिए चुनाव हो रहा है, इस नाते इसे वैकल्पिक मतदान पद्धति कह सकते हैं, न कि अनुपातिक। यह प्रोफेसर एसी शर्मा की सोच है। जहाँ तक राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का प्रश्न है, तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा। अब कुछ बातें आप फैक्ट के रूप में जान लें। यह है, आगे हम राष्ट्रपति की सक्रियता वगैरह की थोड़ी चर्चा करेंगे। आपका मृत्युदंड इत्यादि के संदर्भ में भी सोचेंगे, विचारेंगे। तो कुछ तथ्यों को आप सुन लें, ये आप जानते होंगे। एक व्यक्ति चाहे कितनी भी बार चुनाव लड़ सकता है, संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था घोषित नहीं की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति का निर्वाचन पदरिक्ति के 6 माह के भीतर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, बीमारी, छुट्टी या अन्य कारणों से यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति का काम करेगा, और जो सुविधाएं वेतनभंग के सहूलियत राष्ट्रपति को मिलती हैं वो उपराष्ट्रपति को मिलेगी। राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभाओं के सदस्य अपने राज्य की राजधानी में वोट देते हैं तथा संसद सदस्य दिल्ली में देते हैं। अगर कोई संसद सदस्य अपने राज्य की राजधानी में वोट देना चाहे तो दे सकता है, किंतु उसे 10 दिन पूर्व की सूचना चुनाव आयोग को देनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट, अपने कार्यकाल के दौरान पद से त्यागपत्र देने पर भी राष्ट्रपति को आजीवन पेंशन मिलती है। निर्वाचन प्रचार के लिए प्रत्याशियों को 2 माह का समय दिया गया है। 2 सप्ताह का समय दिया गया है। राष्ट्रपति पद की अवधि समाप्त होने के पूर्व ही राष्ट्रपति के चुनाव कराए जाते हैं, किंतु यदि ऐसा न हो तो पदासीन व्यक्ति ही राष्ट्रपति के रूप में काम करता रहेगा। यूएसए के संविधान में कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता। नेक्स्ट फैक्ट, भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद की अपने कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हुई। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति के पद पर नीलम संजीव रेड्डी सबसे कम उम्र के तथा आर वेंकटरमन सबसे ज़्यादा उम्र के राष्ट्रपति हुए जो अपने पद पर आसीन बने। 1969 में डॉक्टर बीबी गिरी से सत्तारूढ़ कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी चुनाव हार गए। अब तक सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति आंध्र प्रदेश से हुए हैं। 1998 में भारत का राष्ट्रपति कौन रहा होगा? के.आर. नारायणन। तो 1998 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ राजनेता का पुरस्कार के.आर. नारायणन को मिला। ये केरल के रहने वाले थे और शायद पहले दलित राष्ट्रपति थे। इनके वेतन भत्ते आयकर की सीमा से परे होते हैं। भारत के प्रधान न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्ला 1969 में मात्र एक बार अल्पावधि 27 दिनों के लिए राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया। सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति के पद पर बने रहने का मौका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को मिला। एक बार मनोनयन 26 जनवरी 1950 तथा 1952 से 57 से 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। इसके बाद राष्ट्रपति रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नीलम संजू एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति बने जो 1977 में निर्विरोध निर्वाचित किए गए। स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे।
मिस्टर बीबी गिरी। डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम क्रम से 11वें और पद क्रम में 12वें राष्ट्रपति थे। वे देश के तीसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे तथा चौथे ऐसे राष्ट्रपति थे जो किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं थे। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में संविधान सभा द्वारा मनोनीत किया गया। अब ये सब बातें हैं 54 और 55 की। वह निर्वाचित होगा, निर्वाचन की रीति होगी, कुछ फैक्ट, ऐसे ढेर सारे फैक्ट होंगे, आपको पढ़ने पड़ेंगे, आपका काम है। अनुच्छेद 56 में चले, 56 पदावधि। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करेंगे, परंतु खंड 1 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करके हस्ताक्षर सहित लेखा द्वारा अपना पद त्याग कर सकेंगे। खंड 2 संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के अधीन उपबंधित रीति से चलाए गए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। खंड 3 राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त होने पर भी तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक कि उत्तराधिकारी का चयन न हो जाए। पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता अनुच्छेद 57, यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का पद धारण करता है या कर चुका है तो इस संविधान के अनुबंधों के रहते हुए वह पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा, कोई बाध्यता नहीं है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन की अर्हताएँ, अनुच्छेद 59 शर्तें। देखिए, अर्हताएँ, योग्यताएँ और शर्तों में अंतर होता है। योग्यताएँ, अर्हताएँ एक चीज़, एलिजिबिलिटी इट वन इज पॉजिटिव, और शर्तें दिस वन इज, जैसे शर्त से लगता है ना नेगेटिव, वह दिवालिया, पागल, चित्त विकृत या न्यायालय से दोषी पाया व्यक्ति न हो, ये शर्तें हैं। तो जो पॉजिटिव हैं वो अनुच्छेद 58 में रखी गई हैं, जो नेगेटिव है वो अनुच्छेद 59 में है। तो अनुच्छेद 58 की बात देखें। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद के निर्वाचन की योग्यताएं या अर्हताएं। तो आप जान लें, खंड 1 कहता है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र होगा यदि वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यताएं रखता हो। खंड 2 कहता है वह भारत सरकार के किसी लाभ के पद का धारित न हो। इसकी चर्चा हम डिटेल में करेंगे आगे। लाभ का पद एक बड़ी अड़चन है विधायिका सदस्यों के लिए, क्यों, बाद में। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। राष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। जैसे ही वह राष्ट्रपति के पद पर चुन लिया जाएगा, संसद या राज्य विधानमंडल से उसका पद रिक्त माना जाएगा। नंबर 2, राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा। नंबर 3, राष्ट्रपति बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों का उपयोग करने का हकदार होगा और ऐसी उपलब्धियां भत्तों और विशेषाधिकारों जो संसद विधि द्वारा तय किया जाए, अवधारित किया जाए, उसको उपयोग करने का अधिकारी होगा। बेयर एक्ट अच्छे से पढ़िएगा। राष्ट्रपति की उपलब्धियां और वेतन भत्ते पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। बाकी वेतन भत्ते जैसे हैं वैसे के वैसे बने रहेंगे। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा।
प्रत्येक व्यक्ति जो विधि द्वारा सृजित पद पर आसीन होता है तो अपेक्षा की जाती है कि अपने पद और गरिमा को बनाए रखने के लिए एक शपथ ले। ऐसी ही व्यवस्था अनुच्छेद 60 में की गई है कि प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, अपना पद ग्रहण करने के पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश अनुपलब्धता पर ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष निम्नलिखित रूप में प्रतिज्ञान लेगा, शपथ करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा। अर्थात मैं, जैसे वर्तमान में राम कोविंद जी हैं, मैं राम कोविंद या मैं विभोर XY ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन अथवा राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करूँगा और अपनी पूरी योग्यता और क्षमता में संविधान और विधि का संरक्षण परिरक्षण करूँगा। मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरंतर लगा रहूँगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है इम्पॉर्टेंट, अनुच्छेद 61 महाभियोग। यह महामहिम से संबंधित एक दांडिक प्रक्रिया है, यानी कि यदि सदन को यह आभास हो, संसद को यह आभास हो कि महामहिम अपने पद की गरिमा और मर्यादा के अनुरूप आचरण नहीं कर रहे हैं या संविधान की भाव और भावना, भाषा और शब्द के विरोध में आचरण कर रहे हैं या कोई ऐसा आचरण कर रहे हैं जो पद और की गरिमा के अनुकूल नहीं है, तो महाभियोग की कार्यवाही शुरू हो सकती है। यह कार्यवाही किसी भी सदन से शुरू हो सकती है, चाहे राज्यसभा या लोकसभा। हाँ, कार्यवाही शुरू करने से 14 दिन पूर्व की सूचना महामहिम को देनी पड़ेगी। तो इस आशय का प्रस्ताव मान लो राज्यसभा में आता है, राज्यसभा उसे पास कर देती है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से। तो यह प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा, जहां राष्ट्रपति महोदय चाहें तो अपने विधि व्यवसायी अपने वकील से विधि परामर्शी से अपना पक्ष रखवा सकते हैं। दूसरा सदन सारे मसले को अच्छे से सुनेगा और इसके बाद भी यदि दूसरा सदन भी उसी रूप में महाभियोग प्रस्ताव को पारित कर देता है जैसा पहले सदन ने किया है, तो महामहिम उसी दिन से अपने पद से हटे हुए माने जाएंगे। यही है महाभियोग की प्रक्रिया। स्वयं भारत के इतिहास में महाभियोग की प्रक्रिया कभी चली नहीं। हाँ, एक बार ऐसी विषम परिस्थितियाँ पैदा हुई थी जब ज्ञानी जैल सिंह भी प्रधानमंत्री थे। संबंधों की वितृष्णा, संबंधों की मर्यादा और टूटन देखिए कि यही ज्ञानी जैल सिंह जी जब इंदिरा गांधी जी के साथ गृह मंत्री थे तो कहते थे, मैडम अगर कहें तो हम फर्श पर झाड़ू भी लगा सकते हैं। अपने राष्ट्रपतित्व काल में जब इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई 31 अक्टूबर 1984 में राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने, तो संबंध भारतीय डाकतार संशोधन विधेयक पर इतने कटु हो गए कि महाभियोग लाने की तैयारी करनी पड़ी। अलग बात, महाभियोग लाया नहीं गया, ज्ञानी जी अपने पद पर रहे और पूरा पद कुशलतापूर्वक पूरा किया। अलग बात है कि शिमला के पास एक सड़क हादसे में भूतपूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री ज्ञानी जैल सिंह की मृत्यु हो गई। तो अब तक के जो राष्ट्रपति रहे हैं ये सब आपके काम है, फिर भी हम आपको बता देते हैं। कार्यकाल वगैरह आप नोट से देखिएगा। पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके नाम पे शिक्षक दिवस मनाया जाता है। छोटे काल के जाकिर हुसैन जी आए, फिर बीबी गिरी
कार्यवाहक के रूप में। फिर मोहम्मद एम हिदायतुल्लाह आए जो न्यायाधीश भी थे 27 दिन के लिए। इसके बाद बीबी गिरी आए। बीबी गिरी जी के बाद फ़खरुद्दीन अली अहमद आए, जिनके ही समय में कार्यकाल में आपातकाल लागू हुआ और पदधारित के दौरान ही उनकी मृत्यु भी हो गई। फिर बीडी जत्ती आए कार्यवाहक रूप में, नीलम संजीव फुल फ्लेज रूप में आए। तब चौधरी चरण सिंह की सरकार थी, कुछ टाइम तक जनता पार्टी भी थी और इंदिरा गांधी के समय में भी नीलम संजीव रेड्डी ही राष्ट्रपति रहे। हमने आपको पहले बताया कि बीबी गिरी से ये चुनाव हार चुके थे, जबकि ये सत्ता प्रतिष्ठान द्वारा कांग्रेस द्वारा समर्थित उम्मीदवार थे। अलग बात, जब फाइनली राष्ट्रपति हुए तो निर्विरोध हुए। इसके बाद ज्ञानी जैल सिंह जी आए 82 से 87 के बीच में। आर वेंकट रमन आए इसके बाद जो है 87 से 92 के बीच में, 92 से लेकर 97 के बीच में। मध्य प्रदेश के डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी राष्ट्रपति। हम लोग छोटे से बड़े हो रहे थे, प्रौढ़ युवा हो रहे थे, तो पेपर निकला था कि भोपाल की गलियों में शहनाई। तो हम जहाँ से पैदा होते हैं, जहाँ से बड़े होते हैं, जहाँ से हमारी रीति नीति जुड़ी होती हैं, जड़ी जुड़ी हुई होती हैं, तो भोपाल के रहने वाले थे शंकर दयाल शर्मा जी। ये राष्ट्रपति हुए। हालांकि इनके समय में थोड़ा सा विवाद भी उठ खड़ा हुआ वाजपेयी जी की हुकूमत को लेकर के, लेकिन चूंकि राजनीति और विवाद साथ साथ चलते रहते हैं, अगले राष्ट्रपति हुए KR नारायणन जी, जिन्होंने संविधान समीक्षा के मुद्दे पर अपने बड़े स्पष्ट विचार रखे और थोड़ा सा उस समय अप्रिय शोभनीय स्थितियाँ तो बहुत ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन सक्रियता का परिचय KR नारायणन जी ने ज़्यादा दिया, चूँकि उन्हें शंकर दयाल शर्मा जी से अच्छे अनुभव नहीं मिले थे। इसके बाद राष्ट्रपति आपके हुए APJ कलाम साहब, जो अब नहीं रहे। फिर श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और इसके बाद राष्ट्रपति हुए आपके प्रणब मुखर्जी जी। संजोग से प्रतिभा जी को छोड़ करके अब शायद आपका कोई राष्ट्रपति जिंदा नहीं है। वर्तमान राष्ट्रपति आपके हैं श्री राम कोविंद जी, जो कानपुर के रहने वाले हैं, घाटमपुर तहसील के आसपास के। यह स्थिति है। इन सब चीज़ों को आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। अब महामहिम से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों का उद्घाटन करते हैं, फिर उनकी निरपदाएं बताते हैं। इसका अनुच्छेद 62। तो यदि लोकसभा में किसी दल को बहुमत नहीं है तो राष्ट्रपति स्वविवेक से उसे प्रधानमंत्री बनाएंगे जहां उन्हें विश्वास हो कि वह व्यक्ति प्रधानमंत्री पद के लिए विश्वास मत हासिल कर लेगा। इस संदर्भ की पहली बात चौधरी चरण सिंह जी के मसले से आई 1979 में, जब मोरारजी देसाई की सरकार गिरी, और इसे चौधरी चरण सिंह विवाद भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, किसी सदन में या संसद की संयुक्त बैठक में गतिरोध होने पर यदि सदन में किसी तरह के गतिरोध हो तो वे संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, अभिभाषण कर सकते हैं, उपस्थिति अनिवार्य कर सकते हैं। यदि संसद में कोई विधेयक लंबित हो या किसी अन्य विधेयक के संबंध में अपना संदेश भेज सकते हैं। संदेश भेजने की शक्ति विधायी व अन्य विषयों में भी है। नेक्स्ट, CAG, वित्त आयोग, UPSC अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास से संबंधित विषयों को वे सदन के सम्मुख रखवाते भी हैं। नेक्स्ट, धन विधेयक के अतिरिक्त अन्य विधेयकों को वो पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। नेक्स्ट, विधेयक पारित होने तथा राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के भी पूर्व यदि मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे देती है तो नए निर्वाचन के बाद यदि बहुमत की मंत्रिमंडल उस विधेयक पर
राष्ट्रपति को वीटो लगाने के लिए कहे तो ऐसा हो सकता है। इसी को राष्ट्रपति का परम निषेधाधिकार या आत्यंतिक वीटो या एब्सोल्यूट वीटो कहा जाता है। महामहिम किसी विधेयक को कितने समय में लौटाएंगे, इसके लिए कोई निश्चित तिथि नहीं है। वह उसे अपनी जेब में भी रख सकते हैं। इसी को जेबी वीटो भी कहते हैं। ऐसी ही एक बार परिघटना हुई थी 1986 में। भारतीय डाक तार संशोधन विधेयक जो ज्ञानी जैल सिंह जी के जेब में ही रहा और वो बाहर नहीं आया। उसमें महाभियोग तक की बातें चलने लगी थी। संबंध बड़े कड़वे हो गए थे सत्ता प्रतिष्ठान से। महामहिम की कुछ निरपदाएं भी हैं। नंबर 1, वो अपने अधिकारों तथा शक्तियों के प्रयोग के लिए न्यायालय को उत्तरदायी नहीं होंगे। नेक्स्ट, उन्हें अपने कार्यकाल के दौरान गिरफ्तार या बंदी नहीं बनाया जा सकता, न ही उन पर फौजदारी का मुकदमा चलाया जाएगा। उनके निजी कार्यों के लिए दीवानी कार्यवाही या मुकदमा उनके विरुद्ध कम से कम 2 माह की पूर्व की नोटिस जरूरी रहेगी। हाँ, इस बीच महाभियोग की कार्यवाही चल सकती है। महामहिम के संबंध में अनुच्छेद 62 भी है। जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। तो यहाँ पे 2 बातें हैं। नंबर 1, राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति के पूर्व ही हो जाना चाहिए। नंबर 2, राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई उनके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 महीने के पहले हो जाना चाहिए। और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की पूरी अवधि तक अपने पद पर बना रहेगा। एक लास्ट बात, अलग बात, महत्वपूर्ण बात, महामहिम के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। उनके वेतन भत्ते तथा सुविधाएं उनके कार्यकाल में समाप्त नहीं की जाएगी। अब आगे जो आपको खुद थोड़ा सा पढ़ना है, अनुच्छेद 63 से 69, यह उपराष्ट्रपति के मसले का संदर्भ है, जिसे आप खुद से बैरेट से देख लीजिएगा, कोई इतना टिपिकल नहीं है। तो अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, राज्य का दूसरा सर्वोच्च पदाधिकारी। अनुच्छेद 64 कहता है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। पढ़ लेंगे, एक आध क्वेश्चन प्री में पूछा जाएगा। 65, राष्ट्रपति पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उनकी अनुपस्थिति के दौरान उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना तथा उसके कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 66, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67, उपराष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 68, उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। अनुच्छेद 69, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। बाकी आगे के अनुच्छेद थोड़े से देख लें। अनुच्छेद 70, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद या संसक्त विषय सीधी सी बात है सुप्रीम कोर्ट में निस्तारित होंगे। अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। अनुच्छेद 73, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो कल हम फिर मिलेंगे जब हम अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति की कार्यपालिका क्षमादान शक्ति, राष्ट्रपति की सक्रियता, वाद और विवाद से जुड़े हुए मुद्दे देखेंगे। फिर मंत्रिपरिषद की ओर चलेंगे। तब तक को आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। कल फिर